हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो व्याख्यान में हमने ऑर्डिनेंसेस के बारे में बात की थी। संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के अधीन भारत का संविधान ऑर्डिनेंसेस के बारे में जो प्रावधान करता है उनका विस्तार पूर्वक जायजा हमने इससे पिछले वाले वीडियो व्याख्यान में लिया था। और आज के इस वीडियो व्याख्यान में अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो संबंधित है ऑर्डिनेंसेस की जुडिशियल अप्रोच के बारे में। जी हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भिन्न भिन्न मामलों में किस किस तरह के निर्णय ऑर्डिनेंसेस के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए और उसके अर्थ को स्थिर करने के लिए दी गए हैं, उस संदर्भ में बात आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनका स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर ही होता है और उनका स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से ही हमें देखने को मिलता है। और उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उच्च स्तरीय परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं खासतौर से भारत के संविधान के संदर्भ में, वो अधिकतर न्यायिक स्पष्टीकरण से ही संबंधित होते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक प्रतिभागी को होती है, किंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन प्रावधानों का स्पष्टीकरण, उनका अर्थ और उनकी व्याख्या किस संदर्भ और किन अर्थों में की गई है, इसकी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। तभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे और संवैधानिक प्रावधानों को वास्तव में उनके सभी आयामों के संदर्भ में समझ पाएंगे। तो इसी आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो व्याख्यान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑर्डिनेंसेस के संदर्भ में समय समय पर जो डिसीजन दिए गए हैं, समय समय पर जो उसके अर्थ को स्पष्ट किया गया है, उसके प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, उनकी जानकारी हम लेंगे। और हमारा जो मुख्य फोकस होगा, जैसे ऑर्डिनेंसेस की कानूनी प्रकृति क्या है, क्या वो विधायिका द्वारा पारित किए गए कानूनों से ऊपर हैं, समकक्ष हैं, या उनसे निम्नतर स्तर पर काम करते हैं, इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सरकार, एक कार्यपालिका कितनी बार ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकती है, इस बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एंड्योरिंग इफेक्ट की भी बात करेंगे, यानी कि यदि किसी ऑर्डिनेंस के तहत कोई कार्य किया जाता है या कोई राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाता है, तो उस ऑर्डिनेंस के सीज होने पर, यानी कि उसके ऑपरेशनल ना होने के पश्चात उन चीज़ों का क्या होगा, उन राइट्स का, उन ऑब्लिगेशंस का क्या होगा, इस बारे में हम एंड्योरिंग इफेक्ट के तहत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑर्डिनेंस के अस्तित्व में ना रहने पर उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव हैं उनके ऊपर क्या परिणाम होगा, इस बारे में भी हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अन्य जो कुछ प्रावधान हैं जो मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से निकल कर आए हैं, उनकी जानकारी भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो व्याख्यान। ऑर्डिनेंसेस के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत ऑर्डिनेंसेस राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में, और जब परिस्थितियों के द्वारा त्वरित लॉ बनाने की आवश्यकता हो, उन्हीं परिस्थितियों में ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं। और ऐसे समय में जबकि विधायिका सत्र में ना हो, तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम मुख्य रूप से जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे। अर्थात क्योंकि ऑर्डिनेंस के जो प्रावधान हैं उसमें भिन्न भिन्न समय पर कई सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं, और उन विवादों का जो निपटारा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। और अपने इन निर्णयों में ऑर्डिनेंसेस के बारे में हमें और अधिक स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है, साथ ही उसका गहन अर्थ और उसके भिन्न भिन्न आयामों की जानकारी भी हमें इन निर्णयों के माध्यम से देखने को मिलती है। तो ये न केवल ऑर्डिनेंसेस के विषय में बल्कि अन्य संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी आवश्यक हो जाता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन अपने निर्णयों में इन प्रावधानों के स्पष्टीकरण के संबंध में जो निर्णय दिए गए हैं, निश्चित रूप से हम उनका अध्ययन करें ताकि विषय को पूर्ण गहराई और व्यापक रूप से समझा जा सके। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो व्याख्यान को बनाया है, जिसमें कि हम ऑर्डिनेंसेस के विषय पर
भिन्न भिन्न विवादों में, भिन्न भिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस तरह की व्याख्या प्रावधानों की गई है उसका जायजा लेंगे, ताकि हम ऑर्डिनेंसेस को पूर्ण रूप से समझ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक जो वर्डिक्ट था जो कि 2 जनवरी 2017 को आया था। ये था कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार, और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इससे पूर्व के समस्त जो निर्णय थे उनको समेकित रूप से शामिल किया था, और ऑर्डिनेंसेस के विषय में जो भी भ्रम की स्थिति थी, जो भी कन्फ्यूज़न था, वो इस मुकदमे में अपने वर्डिक्ट में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया गया था। तो इसका भी हम एक जायजा लेंगे। इससे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री की अगर हम ऑर्डिनेंसेस की बात करें तो अंडर ब्रिटिश रूल 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट had empowered the Governor General to issue directions which had the force of law subject to 2 conditions. A, could be exercisable in case of emergency, और B, would remain in force not more than 6 months. तो इससे स्पष्ट होता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल को ये पावर प्राप्त हुई थी, और उसी को 1935 के एक्ट के सेक्शन 42 में भी देखा जा सकता है, जिसको कि आज की तारीख में हमने भारत के संविधान में शामिल किया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि गवर्नर जनरल जो ऑर्डिनेंसेस जारी करते थे वो अपने विवेक के अधीन तथा हिज मैजेस्टी यानी कि ब्रिटिश क्राउन के आदेश पर जारी करते थे। आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। केवल उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति अथवा राज्य के संदर्भ में राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इन मुकदमों में संवैधानिक विवाद का विषय बने और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया और उनको ठीक तरीके से स्पष्ट किया गया कि क्या प्रावधान है और उसकी मूल मंशा क्या है और उसकी व्याख्या किस तरह से की जानी चाहिए। तो पहला प्रश्न इसमें हम लेते हैं, एन ऑर्डिनेंस इज़ अ लॉ। क्या ऑर्डिनेंस, क्या अध्यादेश एक कानून है? उसी क्वालिटी का यानी कि सेम क्वालिटी अलाइक पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका अथवा संसद के द्वारा पारित कानून के समकक्ष ही क्या ऑर्डिनेंस एक कानून है? तो इसके जवाब में ये कहा जा सकता है या इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(3)A यानी कि अनुच्छेद 13(3)A और अनुच्छेद 367(2) इनके तहत जो है ऑर्डिनेंस को एक लॉ माना गया है, उसी क्वालिटी का जिस क्वालिटी का कानून विधायिका के द्वारा पारित किया जाता है। इसी चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि नो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेंस एंड पार्लियामेंट्री एक्ट यानी कि संसद द्वारा पारित अधिनियम या तथा ऑर्डिनेंस के बीच में कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, बल्कि वो एक ही तरह से एक ही प्रकृति के हैं। केवल अंतर इस तथ्य में है कि जहाँ पर विधायिका द्वारा निर्मित अधिनियम अथवा कानून स्थायी प्रकृति के होते हैं, वहीं पर ऑर्डिनेंसेस की जो लाइफ है वो एक लिमिटेड होती है। और लिमिटेड लाइफ क्या होती है? अधिकतम 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। 6 महीने अधिकतम हो सकते हैं और साथ ही साथ 6 सप्ताह सत्र के प्रारंभ होने के यानी कि विधायिका के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर ऐसे अध्यादेशों को विधायिका द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है, अन्यथा उनके ऑपरेशन सीज हो जाते हैं यानी कि वो अस्तित्व में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने R.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 तथा A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के निर्णयों में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि ऑर्डिनेंसेस और पार्लियामेंट्री एक्ट के बीच में कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि केवल लाइफ का अंतर होता है। अध्यादेश की लाइफ 6 महीने 6 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती अनलेस अनटिल उसको विधायिका के द्वारा पारित न कर दिया जाए। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर का सेटिस्फिकेशन यानी कि राष्ट्रपति और गवर्नर का सेटिस्फिकेशन क्या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है? क्या न्यायिक पुनरावलोकन प्रेसिडेंट और गवर्नर के संतुष्टि का किया जा सकता है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, क्योंकि
राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों के ही द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किए जाते हैं और संविधान में ये अंकित किया गया है कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल को सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसमें इमरजेंसी में कानून बनाने की आवश्यकता है। उन परिस्थितियों से संतुष्ट होने के पश्चात ही ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाएंगे, ऐसा संविधान में अंकित है। किंतु इस संदर्भ में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि वेदर द सेटिस्फिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन बी रिव्यूड जुडिशियली, यानी कि क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जो संतुष्टि ग्रहण की गई है और क्या उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इस बारे में इंटरप्रिटेशन हमको आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 के मुकदमे में देखने को मिलता है। यद्यपि इस मुकदमे में किसी तरह का कोई स्पष्ट कंक्लूजन या निर्णय नहीं दिया गया, किंतु ये कहा गया कि द क्लॉज रिलेटिंग टू द सेटिस्फिकेशन इज कंपोजिट, यानी कि एक समग्र है, ये संयुक्त है जिसमें एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सर्कमस्टेंसेस और नेसेसिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन, इन दोनों से मिलकर एक मटेरियल बनता है और उस मटेरियल के आधार पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति महोदय को कोई सलाह देते हैं जिससे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसको एक कंपोजिट रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाह है वो सर्कमस्टेंसेस के मटेरियल और नेसेसिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन, इनसे मिलकर बनती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज़ उभर कर आई कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो सेटिस्फिकेशन है कहीं ना कहीं वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि सेटिस्फिकेशन इज़ नॉट फाइनल, इट मीन्स कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये निर्णय दिया गया तो निश्चित था कि कार्यपालिका को इस चीज़ का अंदेशा हो गया था कि आगे चलकर उनके द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को न्यायिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, जो छुपे हुए राजनीतिक उद्देश्य हैं, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने से लेकर और भी भिन्न भिन्न तरीके हैं जिसमें कि ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं, उस स्थिति में जुडिशियल रिव्यू होने से कार्यपालिका के छुपे हुए उद्देश्य हासिल करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्डिक्ट था उसमें साफ कहा गया था कि सेटिस्फिकेशन इज़ नॉट फाइनल। इसका मतलब ये होता है कि दैट इश्यू ऑफ सेटिस्फिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर वाज नो मोर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। टू एलिमिनेट दिस इफेक्ट, यानी कि इस परिस्थिति का भय को दूर करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और ये था 38वां संविधान संशोधन 1975। इसके अंतर्गत एक चौथा क्लॉज जो है अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 में जोड़ा गया, जिसमें ये लिखा गया कि द सेटिस्फिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव एंड शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि सेटिस्फिकेशन है कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो फाइनल होगी और निर्णयात्मक होगी और उसको किसी भी अदालत में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर स्पष्ट था कि कार्यपालिका की कोशिश ये थी कि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति का जो सेटिस्फिकेशन है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी गई है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ना आ पाए, उस अंदेशे को दूर करने के लिए ये एक संवैधानिक संशोधन 38वां 1975 में किया गया। यद्यपि इस संवैधानिक संशोधन को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, परंतु इस एडिशन और डिलीशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44, इनके द्वारा जो जोड़ा और घटाया गया, हटाया गया, उससे ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गई कि सेटिस्फिकेशन जो है वो जुडिशली रिव्यूएबल है, यानी कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल का जो संतुष्टि वाला जो प्रावधान है जो अनुच्छेद 123 और 213 में है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसी चीज़ को SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में इस तरह से रखा गया कि ट्रूथ ऑफ मटेरियल, यानी कि जिस आधार पर, जिस सामग्री पर और उसकी पर्याप्तता, एडिक्वेसी
कैन नॉट बी क्वेश्चन, यानी कि उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि मटेरियल क्या पर्याप्त है, क्या सच है, इस चीज़ को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के कहा गया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि बट अब्यूज़ ऑफ पावर और पावर इन्वोक्ड फॉर अचीविंग ऑब्लिक एंड्स, ये क्वेश्चनेबल हो सकता है। इसी को कंक्लूड करते हुए आगे इन कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेटिस्फिकेशन इज़ नॉट इम्यून ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि सेटिस्फिकेशन जो विषय है गवर्नर और राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, वो जुडिशियल रिव्यू से सेफ नहीं है, उसको जुडिशियल रिव्यू में न्यायिक समीक्षा में लिया जा सकता है। उसका आधार क्या होगा, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मेलाफाइड, ऑब्लिक और एक्सटर्नस ग्राउंड, इन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सेटिस्फिकेशन का जो मसला है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इन एसआर बोमई मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय के आगे कहा गया कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी क्वेश्चन, यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को अथवा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, परंतु मटेरियल ऑन विच सच एडवाइस इज स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसे ही सामग्री जिसके आधार पर इस तरह की सलाह दी गई है वो प्रश्नगत हो सकती है। और उसमें प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि इज़ देयर एनी मटेरियल, क्या वहाँ पर कोई सामग्री थी, मटेरियल इज़ रेलिवेंट, क्या वो मटेरियल प्रासंगिक था। और थर्ड, मेलाफाइड यूज़ ऑफ पावर, एनी सच मटेरियल इज़ नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। हालांकि मटेरियल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस का पार्ट नहीं होता, परंतु उसका आधार होता है। यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से हमें उभर कर देखने को मिलती है। बात करेंगे अब इस अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है, रीप्रोमुलेगेशन, यानी कि अध्यादेश को बार बार पुनः जारी करते जाना। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस बारे में काफ़ी विवाद भी हुआ है। तो इसको हम इन कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार में निर्णय में देख सकते हैं, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रीप्रोमुलेगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल सिंस इट ओवररीच द लेजिस्लेटिव बॉडी विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार में कि ऑर्डिनेंसेस को, यानी कि अध्यादेशों को पुनः पुनः जारी करते जाना, ये निश्चित रूप से संविधान के दृष्टिकोण से परमिसिबल नहीं है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कानून निर्माण करने के लिए एक विधायिका की एक संस्था की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है और वही एक प्रमुख और मुख्य स्रोत है कानून के निर्माण का। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी में इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कार्यपालिका ही कानून निर्माण को अपने हाथ में ले ले और इस शक्ति के अतिरेक को वो ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से प्राप्त करे। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि रीप्रोमुलेगेशन का जो मामला है वो निश्चित रूप से इम्परमिसेबल है। हालांकि इसके बारे में काफ़ी विवाद पहले भी हुआ था। इस तरह का सिमिलर कंक्लूजन जो है हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन DC वाधवा वर्सेस बिहार 1987 के मुकदमे में। ये पहले भी डिसाइड हो चुका था। DC वाधवा पुणे के प्रोफेसर थे और उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा जो लगातार अध्यादेश जारी किए जा रहे थे उनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी और ये उभर कर उस समय आया कि बिहार की सरकार ने तकरीबन 256 ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे और कई सारे ऑर्डिनेंस ऐसे भी थे जो कि 14 सालों से पुनः जारी किए जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था और संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि एक संवैधानिक लोकतंत्र में कानून निर्माण की जो संस्था है वो विधायिका होती है और विधायिका को बाईपास करके कार्यपालिका पुनः ऑर्डिनेंसेस को जारी करके कानून को जीवित नहीं रख सकती। तो इस चीज़ को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने DC वाधवा वर्सेस बिहार के मामले में स्पष्ट कर दिया था और ये कहा था कि रीप्रोमुलेगेशन इज़ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के साथ एक धोखा है एंड कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। ये DC वाधवा के केस में सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट की कुछ हेडलाइंस थी। हाउएवर इन DC वाधवा कोर्ट जस्ट हेल्ड होप एंड ट्रस्ट दैट एग्जीक्यूटिव वुड नॉट डन सो। हालांकि DC वाधवा के केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए थे, केवल ये उम्मीद की गई थी
और एक विश्वास कार्यपालिका पर जताया गया था कि पुनः वो इस तरह की चीज़ों को नहीं करेगी, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से मनाही इसकी नहीं की गई थी। और इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने एक विंडो छोड़ दी थी, 10 लेफ्ट विंडो फॉर मैन्यूवर फॉर रीप्रमोलगेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ लेजिस्लेशन बर्डन और एटसेट्रा, यानी कि विधायिका के कार्य की अतिरेक की स्थिति में ऑर्डिनेंसेस को पुनः जारी किया जा सकता है। इस तरह की एक छोटी सी विंडो डीसी वाधवा के केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा छोड़ दी गई थी, किंतु आफ्टर कृष्ण कुमार डिसीजन 2017 एनी रीप्रमोलगेशन इज इनवैलिड और इम्परमिसेबल, यानी कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है अब कृष्ण कुमार के डिसीजन में कि किसी भी तरह के अध्यादेश को पुनः जारी करना इनवैलिड है और इम्परमिसेबल है संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रीप्रमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज इनवैलिड और इम्परमिसेबल आफ्टर द डिसीजन गिवन बाय द सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब एक देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू, लाइफ बियॉन्ड डेथ, यानी कि एक पहेली ऑफ एंड्यूरिंग इफेक्ट। देखिए एंड्यूरिंग इफेक्ट क्या होते हैं। सपोज कीजिए कि एक ऑर्डिनेंस के द्वारा नौकरी दी जाती है और उस ऑर्डिनेंस को बाद में विधायिका में पारित नहीं किया जाता है, यानी कि कार्यपालिका उसको विधायिका से पारित नहीं करवा पाती है। 6 सप्ताह और उससे पहले 6 माह की अवधि बीत जाती है और इस स्थिति में जो ऑर्डिनेंस है वो अस्तित्व में नहीं रहता, वो सीज हो जाता है ऑपरेशनल होने से। तो ऐसी स्थिति में उस अध्यादेश के द्वारा जो नौकरी दी गई है या जो कार्य किया गया है उसकी क्या स्थिति होगी, उसका क्या परिणाम होगा, इस चीज़ को यहाँ पर एंड्यूरिंग इफेक्ट के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक सवाल उत्पन्न होता है कि वेदर इफेक्ट, एक्शन, राइट, ऑब्लिगेशन और एनीथिंग दैट स्टेम्ड फ्रॉम इनिशिएटेड बाय an ordinance would survive after the respective ordinance ceased to operate due to disapproval, withdrawal or expiration of 6 weeks from the reassembling of legislature session, यानी कि विधायिका के 17 सीन होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि किसी ऑर्डिनेंस को पारित नहीं करवाया जाता है या उसे वापस ले लिया जाता है या उसे डिसअप्रूव विधायिका के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उससे पहले का 6 माह का समय था जिस दौरान उस ऑर्डिनेंस के द्वारा कोई इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया, कोई एक्शन लिया गया, कोई राइट प्रोड्यूस किया गया या कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट किया गया, तो उनका क्या होगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था और काफ़ी विवाद का विषय भी था। तो इसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन इसको इस तरह से किया जा सकता है कि इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भूपेंद्र कुमार बोस एंड टी वेंकटा रेड्डी, कोर्ट अपहेल्ड the enduring effect of ordinance by concluding that ordinance is similar to a temporary law and if pre-ordinance state is to revive, a retrospective law would have to enact। तो यहाँ पर देखिए इस मामले में लेके उड़ीसा वर्सेस भूपेंद्र कुमार बोस और टी वेंकटा रेड्डी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ की तरह होते हैं और उनके द्वारा जो इफ़ेक्ट क्रिएट किए जाते हैं भले ही वो ऑर्डिनेंस ऑपरेशनल ना हो किंतु उनके इफ़ेक्ट परमानेंट रहेंगे, स्थायी बने रहेंगे। और यदि कोई कार्यपालिका ये चाहती है कि उस ऑर्डिनेंस से पहले की पूर्ववर्ती स्थिति को क्रिएट किया जाए तो वो एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ पारित करके ऑर्डिनेंस के द्वारा क्रिएट किए गए इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती है या एलिमिनेट कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अब इस डिसीजन का ये अर्थ निकल कर आता है कि इट इम्प्लाइज दैट एंड्यूरिंग इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डिनेंस और एन ऑर्डिनेंस इज सुपीरियर टू द लेजिस्लेचर इनैक्टमेंट, यानी कि एक ऑर्डिनेंस के द्वारा क्रिएट किए गए इफेक्ट को समाप्त करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ उभर कर आती है कि ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो लेजिस्लेचर इनैक्टमेंट से ऊपर हैं, उनसे सुप्रीम है। अब दिस अप्रोच ऑफ 2 डिसीजंस हैज़ बीन स्ट्रक डाउन इन कृष्ण कुमार केस, कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार 2017 में ये जो अप्रोच थी सर्वोच्च न्यायालय की, इसको स्ट्रक डाउन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया और 3-fold टेस्ट, यानी कि 3 आधारों पर एक टेस्ट की संकल्पना रखी गई, 3-fold टेस्ट, जिसमें ये कहा गया कि इरिवर्सिबिलिटी, इम्प्रैक्टिकलिटी,
इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इन 3 आधारों पर कैन बी कंसिडर्ड टू जस्टिफाई एंड्योरिंग इफेक्ट। यानी कि किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं उनको 3 आधारों पर जांचा जाना चाहिए। क्या वो इरिवर्सिबल हैं, यानी कि उन्हें वापस नहीं किया जा सकता, इम्पार्शियलिटी यानी कि क्या वो निष्पक्ष हैं, और क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। इन 3 आधारों पे परीक्षण के पश्चात ही एंड्योरिंग इफेक्ट के बारे में यानी कि उस प्रभाव के स्थायित्व के बारे में कोई निर्णय किया जा सकता है। इफ़ ग्रेव एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी आर इन्वॉल्व, देन ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर एंड कोजेंट मटेरियल मोल्डिंग ऑफ रिलीफ कैन बी जस्टिफाइड। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार के मामले में बिल्कुल 3-4 टेस्ट की एक संकल्पना सामने रखी, जिसमें यह कहा गया कि एंड्योरिंग इफेक्ट की संदर्भ में जांच करते समय या निर्णय करते समय हमें ये देखा जाना चाहिए कि क्या वो व्यापक, उसमें कोई गंभीर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आवश्यकता तो इन्वॉल्व नहीं है, और इन आधार पर ही निर्णय किया जाना चाहिए। कोई राहत इसी आधार पर दी जानी चाहिए कि कोई कोजेंट मटेरियल यानी कि कोई ठोस सामग्री ऐसी उपलब्ध है, कोई ठोस बात उपलब्ध है जिसके आधार पर रिलीफ दिया जा सकता है। अदरवाइज नो एंड्योरिंग इफेक्ट वुड बी कंसिडर्ड वंस एन ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट बाय एनी मीन्स। तो यहाँ पर बिल्कुल कृष्ण कुमार के मामले में ये स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर दिया गया है कि यदि कोई ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट हो जाता है, भले ही वो किसी भी कारण से हुआ हो, डिसअप्रूवल से हुआ हो, विड्रॉल से हुआ हो या एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स से हुआ हो, उसका जो एंड्योरिंग इफेक्ट है वो कंसिडर्ड नहीं होगा, वो समाप्त हो जाएंगे। और अगर उन्हें बनाए रखना है तो उस मामले में न्यायालय को निर्णय करते वक्त पब्लिक इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए, और साथ साथ एक आधारभूत और ठोस मटेरियल के आधार पर ही एंड्योरिंग इफेक्ट के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ऑर्डिनेंस के अस्तित्व में ना रहने पर उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो भी सीज हो जाएंगे, वो भी समाप्त माने जाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार वाले मामले में ये स्पष्ट था कि संस्कृत जो निजी स्कूल थे जिनको सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको लगातार जारी करके बढ़ाता गया था, किंतु अंततः वो ऑर्डिनेंस को विधायिका के द्वारा पारित नहीं करा गया और उसकी अवधि समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में उन टीचरों के वेतन भत्ते और उनकी स्थायी नौकरी का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर ये मुकदमा था। इसमें ये निर्णय में स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसे ऑर्डिनेंस जिसने ये कार्य यानी कि निजी संस्कृत विद्यालयों को सरकारी घोषित किया था और उसमें काम करने वाले टीचरों को सरकारी घोषित किया था, वो उनकी जो नौकरी है वो स्थायी नहीं रहेगी, वो सरकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये निर्णय लिया गया था अब वो ऑर्डिनेंस अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नो एंड्योरिंग इफेक्ट वुड बी कंसिडर्ड वंस एन ऑर्डिनेंस इज टू ऑपरेट बाय एनी मीन्स। तो ये बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कैन प्रेसिडेंट डिसेंट रिटर्न और विथहोल्ड टू इशू एन ऑर्डिनेंस, यानी कि क्या राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी करने से अस्वीकार कर सकता है, क्या उसे वापस लौटा सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। तो इस प्रश्न का इंटरप्रिटेशन इस तरह से दिया जा सकता है। एन ऑर्डिनेंस इज इशूड अपॉन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच गवर्न बाय आर्टिकल 74(1)। उसमें क्या कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस, यानी कि उस तरह के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये जो एम्फेसाइज्ड है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। द एम्फेसाइज्ड फ्रेज हैड टर्ली अंडरमाइंड द प्रेस्टीज ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जो सम्मान था उसमें यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो
जोड़ा गया कि एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस निश्चित रूप से राष्ट्रपति के सम्मान के खिलाफ था। तो इसीलिए देयरफॉर वॉज रिस्टोर्ड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 44 संविधान संशोधन 1979 के द्वारा इस तरह का प्रावधान को हटा दिया गया और इसमें ये शब्द रखे गए, प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर जनरली और अदरवाइज एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनर्विचार की उम्मीद राष्ट्रपति यहाँ पर कर सकते हैं और यदि पुनर्विचार के पश्चात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी राय पर टिकी रहती है तो निश्चित है कि राष्ट्रपति को उसको मानना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पर विधेयकों के बारे में अनुमति रोकने, विथहोल्ड करने, डिसेंट दर्शाने या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने का मामला नहीं है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत संचालित होते हैं। विधेयक के बारे में निर्णय अलग स्थिति में होते हैं, उसके बारे में प्रावधान अलग हैं। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो एडवाइस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एडवाइस के लिए आर्टिकल 74(1) बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 74(2) में कहा गया कि द क्वेश्चन वेदर any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court। यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट है 74(2) में कि मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या सलाह दी गई इस बात को लेकर किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह का प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। ऑर्डिनेंस इज़ ऑल्सो एन एडवाइस, क्योंकि ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए चाहे वो संसद जो मंत्रिपरिषद है, चाहे वो केंद्र की हो अथवा राज्य की हो, उनके द्वारा सलाह राष्ट्रपति को अथवा राज्यपाल को दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसे सलाह माना जाता है। तो उस स्थिति में भी उसके ऊपर अनुच्छेद 74(1) के प्रावधान लागू होंगे। और यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑर्डिनेंस इज़ ऑल्सो एन एडवाइस, सो प्रेसिडेंट हैज़ ओनली लिमिटेड और नेग्लिजिबल डिस्क्रेशन कंपेयर टू गवर्नर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए उनका जायज़ा ले लेते हैं फटाफट। 2 सदनों में जो पश्चातवर्ती सत्रासीन हुआ हो, 6 सप्ताह की गणना उसकी पहली बैठक की तिथि से ही की जाएगी। देखिए हमने बात की थी कि ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो 6 वीक की जो गणना है, मान लीजिए कि 2 सत्र संसद के 2 सदन हैं या किसी राज्य विधायिका के 2 सदन हैं, तो जो दूसरा सदन जब बैठता है, उसका सेशन जब दूसरे सदन का प्रारंभ होता है, तो 6 सप्ताह की गणना दूसरे सदन की बैठक की प्रथम तिथि से ही की जाएगी। नंबर 2, अध्यादेश को विधेयक के रूप में मूल, परावर्तित, वर्धित या लघु जैसा भी हो, सत्र प्रारंभ में सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा और उस परिस्थिति के स्पष्टीकरण के साथ जिनमें अध्यादेश जारी करना अपरिहार्य था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, आसान है कि जब विधेयक के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाएगा पारित करने के लिए, तो उन कारणों को भी स्पष्ट किया जाएगा जिन कारणों में के अंतर्गत ऐसा अध्यादेश जारी करना आवश्यक था। तीसरा, एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है, क्योंकि अधिकतम विधायिका के सत्र में अंतर भारत के संविधान के अनुसार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। चौथा बिंदु है, अध्यादेश विधेयक की भांति उसी प्रक्रिया से पारित किया जाएगा जैसे नियमित विधेयक किए जाते हैं, क्योंकि अध्यादेश भी एक विधेयक के रूप में ही पारित करने के लिए विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। अध्यादेश को अस्वीकार मात्र दोनों सदनों में संकल्प पारित करके किया जा सकता है। यदि किसी जारी अध्यादेश में वो प्रावधान है अंशतः या पूर्णतः जो किसी विचाराधीन विधेयक में सन्निहित हैं, तो सत्र प्रारंभ में उन परिस्थितियों जिनमें अध्यादेश जारी करना अपरिहार्य था का स्पष्टीकरण संबंधित विभाग के मंत्री के द्वारा वक्तव्य के रूप में रखा जाएगा। ये नियम 71(2) लोकसभा के अनुसार है। अगला जो बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है कि अध्यादेश भूतलक्षी हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है और उसे उस स्थिति से भी प्रभावी किया जा सकता है जब विधायिका सत्रासीन हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अध्यादेश भूतलक्षी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, और उसे उस स्थिति से भी प्रभावी किया जा सकता है जब विधायिका सत्रासीन हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग। और अगला बिंदु है, अध्यादेश किसी भी मौजूदा विधि या अधिनियम में संशोधन, निरसन या परावर्धन कर सकता है।
यानी कि अध्यादेश के माध्यम से किसी भी मौजूदा कानून में या अधिनियम में संशोधन, निरसन या परिवर्धन यानी कि उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन अगला बिंदु है, अध्यादेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 13 के 3A के अनुसार ये एक लॉ है, ये एक विधि है। अंततः यह भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यादेश अनुच्छेद 13A और 367(2) के अनुसार एक लॉ है। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, परंतु फिर भी किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम उसके सभी आयामों को ठीक तरीके से समझें। उम्मीद है आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय के वीटो पावर के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।